मिसेज जी, आज आप अपने बाल धो सकती हैं। ये अदरक मिला उबला हुआ पानी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, मैंने कहा। ली, तुम जाकर आराम करो, ये काम मैं कर लूँगा। मैंने उससे पानी की बाल्टी ले ली। ली थोड़ी हैरान हुई। ठीक है, मैं सब कुछ तैयार करने में तुम्हारी मदद कर देती हूँ और फिर चली जाऊँगी। उसके बताए अनुसार मैंने बिस्तर पर एक वाटरप्रूफ कपड़ा बिछा दिया। लिu यिंग हैरान रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसके बाल धोऊंगा। वो बिस्तर पर लेट गई। ली के कमरे से जाने के बाद मैंने धीरे धीरे उसके घने काले बालों की मालिश की और उन्हें पानी से गीला किया। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन माहौल में एक प्यारी सी मिठास घुली हुई थी। यी चेन, ये कितना अच्छा लग रहा है, उसने कहा। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही हो? ये बहुत ही औपचारिक लगता है। मुझे पति कहकर बुलाओ। पति पति पति। लिu यिंग बहुत खुश थी। वो जानती थी कि मुझे अपने पति और अपने बच्चों के पिता के रूप में पाकर वो कितनी खुशकिस्मत है। वो लॉटरी जीतने से भी ज़्यादा खुशकिस्मत थी। मैंने उसके सीने पर पड़े छोटे छोटे नीले निशानों पर गौर किया। मेरा दिल दुख से भर गया। मैंने धीरे से उन्हें छुआ। उसने मेरा हाथ झटक दिया। तुम क्या कर रहे हो? मेरे बाल धो। मैंने झेपते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। मैं तो बस तुम्हारी फिक्र कर रहा था। उसके बाल धोने के बाद मैंने वो एंटीसेप्टिक और पट्टियाँ निकालीं जो मैं उसके जख्म की सफाई के लिए खरीद कर लाया था। उसने अस्पताल वाली पट्टी पहले ही हटा दी थी। वो अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी, क्योंकि जख्म शरीर के एक ऐसे हिस्से पर था और उसका निशान भी बहुत भद्दा दिख रहा था। लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी। मैंने धीरे धीरे पट्टी हटाई। दर्द के मारे उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। अगर दर्द हो तो मुझे बताना, मैं और धीरे धीरे करूँगा, तब इतना दर्द नहीं होगा, मैंने कहा। उसने अपनी आंखें घुमाई। बस जल्दी से इसे ख़त्म करो, फटाफट कर दो। ठीक है, बस मुझे बताते रहना कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की नहीं। संकोच मत करना। क्या तुम तैयार हो? मैं अब पट्टी हटाने जा रहा हूँ। हटाओ, उसने अपनी दांत खींचते हुए कहा। मैंने बैंडेज हटाई और उसके पेट पर एक चौंकाने वाला निशान देखा और उसमें से थोड़ा खून रिस रहा था। मैं एक पल के लिए चुप हो गया। क्या दर्द हो रहा है? मैंने धीरे से पूछा। वो हैरान रह गई। ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, बस जब मैं उसे खींचती हूँ तब दर्द होता है। 9 दिन हो गए हैं और अब तो बस खुजली होती है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस एंटीसेप्टिक खोला, उसमें एक कॉटन स्वैब डुबोया और धीरे से घाव साफ करना शुरू कर दिया। सी सेक्शन में 10 कट लगते हैं और हर परत को वापस सिला जाता है। भला दर्द कैसे नहीं होगा? जैसे ही मैंने सावधानी से उसका घाव साफ किया, मैंने धीरे से उस पर फूंक मारी। लिu यिंग ने मेरी तरफ देखा, अपने प्यारे पति की तरफ, और खुशी से मुस्कुराई। जब मेरा काम हो गया तो मैंने उस पर एक नई बैंडेज लगा दी। सब हो गया हनी। वो शर्मा गई और मुझे उसकी पैंट ऊपर खींचने दी, उसकी शर्ट नीचे करने दी और उसे बिस्तर में ठीक से लिटाने दिया। हनी, क्या ब्रेस्ट फीडिंग थकाने वाला काम है? मैंने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा। ठीक है, ठीक से सोना पाने के अलावा मुझे असल में इसमें मज़ा आता है, उसने कहा। मैंने उसे वो बताने का फैसला किया जो मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि ब्रेस्ट मिल्क देना बंद कर दें। मैं तुम्हें आधी रात को उठकर उन्हें दूध पिलाते हुए नहीं देखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी नींद खराब हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इतनी थक जाओ। नहीं, मैं थकी हुई नहीं हूँ, लुईना ने जल्दी से कहा। मैं अपने बच्चों के लिए ऐसा करके खुश हूँ। मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम इतनी थक जाओ और निढाल हो जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और अपनी पुरानी वाली हालत में वापस आ जाओ, ताकि हम वापस स्कूल जा सकें और इस साल एक साथ ग्रेजुएट हो सकें, मैंने कहा। वो मुस्कुराई और उसने मुझे गले लगा लिया। पतिदेव, मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद। जब तक तुम खुश हो, मैं खुश हूँ। अगर तुम्हें बच्चे पसंद हैं और तुम और बच्चे चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ और बच्चे पाकर खुश होंगी। माहौल अचानक थोड़ा शरारती सा हो गया। एक आदमी और एक औरत बिस्तर पर गले मिल रहे थे और बच्चों के बारे में बातें कर रहे थे, और मेरे बगल में बैठी वो औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी इच्छाओं को दबाने की कोशिश की, लेकिन तभी लोइना ने मेरे चेहरे पर किस किया। मेरा शरीर अकड़ गया और मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। ना, ऐसा मत करो। उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था और अभी भी आराम कर रही थी। मैं उसके पास नहीं जा सकता था, इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। लेकिन अगर वो मुझे ऐसे ही चिढ़ाती नहीं तो मुझे डर था कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। मुझे खुद पर काबू रखना था। बस मजाक कर रही थी, उसने कहा और मेरी बाह पकड़कर गले लगा लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, इस डर से कि अगर मैंने कुछ कहा तो मैं पिघल जाऊंगा। मैंने बस उसके मुलायम शरीर को अपने शरीर से सटने दिया। हे भगवान, मैं खुद को कैसे रोकूं? मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। हम बस एक ही बिस्तर पर चुपचाप लेटे रहे। अगले दिन लंच के समय मेरे पिताजी ने पूछा, बेटे, क्या तुम लोगों ने बच्चों के नाम सोच लिए हैं? मैंने अपनी बेटी के लिए एक नाम पहले ही सोच लिया है। तुम्हें यू और चिंग नाम कैसे लगते हैं? मैंने पूछा। लिu यिंग ने एक पल सोचा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। यू का मतलब है सुंदर और बुद्धिमान, और चिंग का मतलब है धूप। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी स्मार्ट, सुंदर और खिली खिली हो, और साथ ही स्वस्थ और खुश भी रहे। वो बार बार उन नामों को दोहराती रही। क्या हम उसे ये यू चिंग बुलाएं या ये चिंग यू? चलो ये यू चिंग ही रखते हैं, ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने कहा। ठीक है, चलो उसे यही बुलाते हैं, ये यू चिंग। ये बहुत अच्छा लग रहा है, और उसका निकनेम शियाओ ग्वाई ग्वाई हो सकता है। मुझे ये बहुत पसंद आया। बड़ी होकर वो एक प्यारी और समझदार लड़की बनेगी। डिंग, होस्ट ने सफलतापूर्वक बच्चे का नाम रख दिया है। इनाम 10 मिलियन युआन। क्या
सिर्फ उसका नाम रखने के लिए मुझे 10 मिलियन मिल रहे हैं। मेरा दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इसके बाद लड़कों के नाम रखने का समय आया। मेरे पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं सबसे पहले वो नाम बताऊंगा जो मैंने सोचा है। चलो सबसे बड़े बेटे का नाम ये रुइबो रखते हैं। तुम लोगों को कैसा लगा? लियू येन के पिताजी ने सिर हिलाया। सबने वो नाम दोहराया। इसका मतलब है बुद्धिमान और खुले विचारों वाला होना। रुइबो एक बहुत अच्छा नाम है। लियू येन की माँ, जो एक टीचर थीं, उन्होंने तुरंत नाम का मतलब समझाया। मेरे समधी कितने संस्कारी हैं। मेरे पिताजी ने हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना कि ये नाम बहुत अच्छा है। तुम्हें क्या लगता है प्यारे? मुझे ये पसंद है, रुइबो। मेरे ससुराल वालों के अनुसार इसका मतलब है समझदार और होशियार होना। ये एक अच्छा नाम है। तो फिर हमारे दूसरे बेटे ई रुइजी के बारे में क्या ख्याल है? मैंने कहा, रुइजी, ये तो बहुत बढ़िया नाम है। ई, मैं सहमत हूँ, मेरे पिताजी ने तालियां बजाते हुए कहा। लियू येन और मैं बहुत खुश थे। दोपहर के खाने के बाद मैं बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र लेने अस्पताल गया। जब नर्स ने मेरी जानकारी देखी तो उसने हैरानी भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा। आपके परिवार में एक साथ 3 बच्चे हुए हैं, क्या ये सच है? हाँ, काफ़ी कमाल की बात है ना? सच में, आप चांगचेंग में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनके यहाँ एक साथ 3 बच्चे ट्रिपलेट्स हुए हैं। ये बहुत ही दुर्लभ है। आपने इतनी जल्दी उनके नाम भी सोच लिए? हाँ, कृपया प्रमाण पत्र और कागज़ जितनी जल्दी हो सके तैयार कर दें। ठीक है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तीनों बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, नर्स ने धैर्य से कहा। मेरे पीछे लाइन में खड़े लोगों ने भी हमारी बातचीत सुन ली थी। हे भगवान, एक साथ 3 बच्चे, आपकी तो बहुत अच्छी पैदावार हुई है, एक व्यक्ति ने कहा। हाँ, आप बहुत किस्मत वाले हैं। क्या वे लड़के हैं या लड़कियाँ? दूसरे ने पूछा। मैं मुस्कुराया। 2 लड़के और 1 लड़की। वाह, आपकी सारी इच्छाएं एक साथ पूरी हो गईं। मेरी भी यही इच्छा है कि मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हों। यही सबसे अच्छा है। उनकी देखभाल करना मुश्किल तो नहीं है? क्या वे एक दिन में फॉर्मूला दूध का पूरा 1 डिब्बा ही खा जाते हैं? मैं अब उनसे और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं बस मुस्कुरा दिया। वे अजनबी थे और मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरे बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी मिले। लगभग 15 मिनट बाद नर्स ने मुझे तीनों जन्म प्रमाण पत्र सौंप दिए। बधाई हो होस्ट, आपके बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए। इनाम, बेबी ब्रांड लियू ये बाओबे के 20% शेयर। इस समय तक मुझे सिस्टम से मिलने वाले इनामों की आदत हो चुकी थी। मेरी जेब में पहले से ही लगभग 10 करोड़ रुपए थे और अब मुझे कंपनी के शेयर भी मिल रहे थे। मैंने तुरंत उस बेबी ब्रांड के बारे में पता लगाया। कमाल हो गया। उस ब्रांड की कीमत 30 अरब युआन है। इसका मतलब है कि मुझे अभी अभी सिस्टम से 6 अरब युआन मिले हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों के ब्रांड बहुत फायदेमंद होते हैं। मेरे 20% शेयरों के साथ मुझे हर साल बहुत ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। मैं बहुत खुश था। जन्म प्रमाण पत्र मिलने के बाद मैं बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाने पुलिस स्टेशन गया। जैसे ही मुहर लगी, सिस्टम फिर से बज उठा। बधाई हो होस्ट, बच्चों का सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। इनाम 200 मिलियन युआन का यूलोंगवान विलाज है। प्रॉपर्टी के कागजात और चाबी कल आपको डाक से भेज दिए जाएंगे। मैं फिर से हैरान रह गया। यूलोंगवान अमीरों का एक मशहूर इलाका था। शियानचेंग में जिसकी भी दौलत कुछ अरबों में थी, वो वहीं रहता था। मेरा अभी वाला विला शहर के बीच से थोड़ा दूर था, लेकिन यूलोंगवान ठीक शहर के बीच में था। हे भगवान, 1000 वर्ग मीटर। मेरा परिवार यहाँ आसानी से रह पाएगा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझे एक तरफ ले गई। ईचन, तुम्हारे पास अभी कोई नौकरी नहीं है, तुम क्या करने वाले हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम पारिवारिक व्यवसाय संभाल लो। मैं मुस्कुराया। माँ, क्या आपको चिंता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चों का गुजारा नहीं कर पाऊंगा? बेशक मुझे चिंता है। कम से कम तुम्हारे पिताजी की कंपनी में तुम्हारे पास एक पक्की नौकरी तो होगी। मुझे शेयरों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन इंसान को ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। मुझे पता है माँ, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि बच्चों का जो राष्ट्रीय ब्रांड ल्यूई ब्योबे है, उसमें मेरे 20% शेयर हैं। क्या? बच्चों के ब्रांड वाली चेन स्टोर? मैंने उन्हें सुबह की खबरों में देखा है। वो तो कई अरब युआन की कंपनी है और तुम्हारे पास 20% शेयर हैं? मेरी माँ हैरान रह गई। ये ब्रांड तो पिछले 2-3 सालों में ही शुरू हुआ है। मैंने कॉलेज शुरू करने के ठीक बाद ही इसमें निवेश करना शुरू कर दिया था। मेरी माँ अभी भी हैरान थी। 20% शेयरों की कीमत तो अरबों में होगी, है ना? हाँ, शुरू में हम बस कुछ ही लोग थे। हम में से एक दुकान खोलना चाहता था और बस वहीं से ये सब शुरू हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन अब मुझे हर साल करोड़ों का डिविडेंड मिलता है। मेरे सच बताने के बाद मेरी माँ को अचानक सब समझ आ गया। तो बात ये है, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन ये बात समझ में आती है। अब ये दुनिया युवाओं की है। तुम्हारे पापा तो बस यही सोच रहे थे कि तुम कंपनी संभाल लो। मैंने कहा, माँ, मेरी आमदनी पक्की है, इसलिए आपको इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं है। जहाँ तक पापा की कंपनी की बात है, क्या आपने नहीं कहा था कि आप लोग यहीं शिफ्ट हो रहे हैं? अगर तुम्हें कोई भी पैसों की दिक्कत हो तो बस मुझे बता देना। ओह, और मैंने आज ही नाना के लिए एक विला खरीदा है। मेरी माँ फिर से हैरान रह गई। क्या? तुमने एक और विला खरीद लिया? ये वाला तो बिल्कुल ठीक है, नया खरीदने की क्या ज़रूरत थी? ये वाला काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं सोच रहा था कि आप, पापा और नाना के माता पिता सब लोग एक साथ रह सकते हैं और जब बच्चे बड़े होंगे तो उन्हें अपने अपने कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? इसीलिए मैंने एक नया विला खरीदा है जो इस वाले से 5 गुना बड़ा है। ये हमारे पूरे परिवार के लिए काफ़ी बड़ा है। मेरी माँ की आंखें फटी की फटी रह गईं। इस वाले से 5 गुना बड़ा मतलब 1000 स्क्वायर मीटर?
हे भगवान, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम इतने अमीर हो। जल्दी बताओ तुमने वो कहाँ खरीदा है। मैंने एक पल सोचा। यूलोंग वान विलाज है। यूलोंग वान? मैंने सुना है कि वो अमीरों का इलाका है, वहाँ के विला करोड़ों के होते हैं। तुम बदमाश, तुमने मुझे ये बताने के लिए अब तक इंतजार क्यों किया कि तुमने इतना सारा पैसा कमा लिया है। मेरे पास सिर्फ यही एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास और भी हैं, लेकिन अभी उनके बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। और भी हैं? ये पहली बार था जब मैंने अपने परिवार के सामने अपने पैसों के बारे में इतनी खुलकर बात की थी। कौन जाने ये सिस्टम मुझे और क्या क्या देगा। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब बेफिक्र रह सकते हैं कि आपके बेटे के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अपनी माँ से बात करने के बाद मैं तेजी से ऊपर गया, क्योंकि मुझे अपने सबसे बड़े बेटे के रोने की आवाज आ रही थी। जैसे जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ता गया, रोने की आवाज और तेज होती गई। मैं जल्दी से उसके पास गया और देखा कि लियू येना उसे गोद में लिए हुए है और उसे दूध पिलाने के लिए कमरे में वापस जाने को तैयार है। लियू येना ने पूछा, तुम वापस आ गए? क्या सब ठीक रहा? हाँ, जन्म प्रमाण पत्र और घर का रजिस्ट्रेशन सब हो गया है। तुम पहले उसे दूध पिलाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है। ये सबसे बड़ा वाला इतना बेसब्र है कि एक पल भी इंतजार नहीं कर सकता। लियू येना बेसब्री से कमरे में चली गई, लेकिन उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। वो मेरी तरफ पीट करके खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसे दूध पिलाने के लिए अपनी शर्ट ऊपर उठाई। मेरे अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। मैंने चुपचाप उसके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया और दूसरे 2 बच्चों को देखने के लिए अगले कमरे में चला गया। प्यारे बच्चों, पापा घर आ गए हैं। क्या तुम्हें मेरी याद आई? छोटी बच्ची को शायद मेरी आवाज़ पहचान में आ गई थी। उसने बोतल का निप्पल मुंह से बाहर निकाल दिया और बोतल वापस लेने से पहले मेरी तरफ देखकर 2 छोटी छोटी गुर्राने जैसी आवाज़ें निकाली। दूसरा बेटा, जैसे ही मैं कमरे में घुसा, उसने बस तिरछी नज़र से मेरी तरफ देखा। ये देखकर नर्स जोर से हंस पड़ी। ये दोनों बच्चे बहुत होशियार हैं, ये जन्म से ही समझदार हैं। मैं उनके पास गया और उन दोनों को गोद में उठा लिया। वे अब थोड़े बड़े हो गए थे और बोतल खुद पकड़ सकते थे। वे बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ मिनट बाद लियू येना बाहर आई। तो मुझसे क्या कहना चाहते थे? क्या ये कुछ ज़रूरी बात है? मैं मुस्कुराया और उसे वापस कमरे में ले गया और हमारे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ खास नहीं सच में, बस मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। लियू येना मुस्कुराई और पूछा, किस तरह का तोहफा? तुम्हें दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत थी? मैं बस तुमसे कुछ शेयर करना चाहता था। मुझे लगता है कि तुम बहुत खुश हो जाओगी। मैंने उसे सस्पेंस में रखा और फिर उसके कान के पास झुककर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक विला खरीदा है और वो सिर्फ तुम्हारे नाम पर है। जब उसने सुना कि मैंने उसके लिए एक विला खरीदा है और उसे सिर्फ उसके नाम पर कर दिया है, तो वो इतनी हैरान रह गई कि उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। तुमने क्या कहा? तुमने मेरे लिए एक विला खरीदा? उसने आंखें फाड़कर पूछा। हाँ, कैसा रहेगा अगर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएं? तुम्हारा पति अब से तुम्हारे ही घर में रहेगा। क्या वो विला इस वाले से बड़ा है? वेओलिना अभी भी सदमे में थी। हाँ, ये इस वाले से 5 गुना बड़ा है। शायद इसमें 10 से ज़्यादा कमरे हैं। ये हमारे पूरे परिवार के लिए काफ़ी है। उसकी आंखें और भी ज़्यादा फैल गईं। इस वाले से 5 गुना बड़ा? तो क्या ये 1000 वर्ग मीटर का है? ये कहाँ है? मैं एक कदम और उसके करीब गया और उसे पीछे धकेलते हुए बिस्तर तक ले गया। शहर के बीचों बीच, यूलोंग वान विला 6 में। इसके कागजात और चाबी कल मिल जाएंगे। मैं तुम्हें वे तब दे दूंगा ताकि ये साबित हो सके कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने कहा, मुझे कभी शक नहीं होगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मुझे करीब आते देख वो बिस्तर पर बैठ गई। मैं उसकी ओर झुका और उसे नीचे दबाया, उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भावों को देखते हुए। वो बहुत प्यारी लग रही थी। मैं बस उसे हल्का सा दबा रहा था, अपना पूरा वजन उस पर नहीं डाल रहा था। दबे होने की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया। मैं उसके और करीब गया और उसके कान में फुसफुसाया, मैं दूसरे मर्दों जैसा नहीं हूँ। जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो उसे अपने कामों से दिखाता हूँ। मैं अपनी औरत से सिर्फ खोखले वादे नहीं करता। क्या तुम्हें मेरी ये बात पसंद है? उसके कान में गूंजी वो धीमी, मादक और जादुई आवाज़ सुनकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरे कान के पास ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। मुझे ये पसंद है, मुझे इससे प्यार है। फिर उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी और मुझे चूम लिया। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरा इरादा तो बस उसे छेड़ने का था, लेकिन अब मैं खुद ही उसमें डूबता जा रहा था। ठीक उसी पल जब मैं अपना काबू खोने वाला था और कुछ करने ही वाला था, दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं ऑलिन और मैं झट से एक दूसरे से अलग हो गए। दरवाजे पर मेरी माँ थी। उन्होंने हमारे लाल लाल चेहरों को देखा और तुरंत सब कुछ समझ गईं। ओह, मुझे बहुत अफसोस है, उसने कहा, और फिर वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। वो तो बस लीवी इनके लिए कुछ फल लाना चाहती थी, लेकिन उसने कुछ और ही देख लिया। वो इस बात से खुश नहीं थी। उसे पता था कि उसे बीच में दखल देना होगा। आखिर लिविंग अभी भी आराम कर रही थी। वे ऐसा करने के लिए इतने बेसब्र कैसे हो सकते थे? इसलिए वो नीचे गईं और तुरंत मुझे फ़ोन किया। लिविंग और मैं अभी भी बिस्तर पर थे और पूरी तरह से घबराए हुए थे। वो बहुत डरावना था। अब से हमें सच में दरवाज़ा बंद करके रखना चाहिए, मैंने अजीब तरह से कहा। नाना, वो तो कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, लिविंग ने कहा। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूँ। तभी मेरा फ़ोन बजा। ये मेरी माँ थी। ठीक है, मैं अभी नीचे आ रहा हूँ। मैंने लिविंग की तरफ देखा। नाना, मेरी माँ चाहती हैं कि मैं नीचे जाकर उनसे किसी बारे में बात करूं। इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना।
मैं नीचे गया और देखा कि मेरी माँ सीढ़ियों के कोने पर मेरा इंतजार कर रही थी। वो थोड़ी परेशान लग रही थी। माँ, क्या बात है? उन्होंने मुझे एक तरफ खींचा और फुसफुसा कर कहा, तुम और नाना अभी क्या कर रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो अभी भी आराम कर रही है? तुम इतने बेसब्र नहीं हो सकते। उसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और उसका शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, खासकर सी सेक्शन के बाद। अगर कुछ हो गया तो ये उसके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। तुम अभी बहुत छोटे हो। मेरी माँ ने मुझे डांटा। मैंने अपना बचाव करने की कोशिश की। माँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? जब नाना आराम कर रही हैं तो मैं उनके साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं कोई जानवर नहीं हूँ। मुझे इस मामले में सही गलत की समझ है। मैं पहले ही 10 महीने इंतज़ार कर चुका हूँ। मैं 2 महीने और इंतज़ार कर सकता हूँ। इसलिए चिंता मत करो माँ। मैं ऐसा कुछ भी कभी नहीं करूँगा जिससे नाना को नुकसान पहुँचे। मेरी माँ ने मेरे गंभीर चेहरे को देखा और आखिरकार मेरी बात पर यकीन कर लिया। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जाने देने से पहले बार बार मुझसे वादा करवाया। वो एक अनुभवी महिला थी और इन बातों को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन उन्हें मेरे चरित्र पर भी पूरा भरोसा था। मैं उस तरह का इंसान नहीं था। वैसे तुम्हारी माँ ने अभी तुमसे क्या कहा? जैसे ही मैं वापस आया, लियू यिंगना ने पूछा। उन्होंने बस मुझसे कहा कि मैं इतना बेसब्र न बनूं और तब तक इंतज़ार करूं जब तक तुम ठीक न हो जाओ। मैंने थोड़ा शर्माते हुए कहा। जब मैंने बताया कि अभी क्या हुआ था तो लियू यिन का चेहरा लाल हो गया। ये बहुत शर्मनाक था कि उसकी अपनी सास में हमें रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसे शर्माते हुए देखकर मैंने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, मेरी माँ ने कुछ नहीं किया। वो बस हमें सावधान रहने की याद दिला रही थी। उन्हें बस तुम्हारी चिंता है। लेकिन अभी मैं सचमुच अपना आपा खोने ही वाला था। मैंने थोड़ी संतुष्टि के साथ कहा। लियू यिन ने जल्दी से अपना सिर मेरी छाती में छिपा लिया। मुझे माफ़ करना, मैं अब तुम्हें और नहीं सताऊंगी। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। एक जोड़े के अंतरंग पल कितने कीमती होते हैं, हम उन्हें न बिताने का फैसला कैसे कर सकते थे। मुझे ये पक्का करना था कि वो अपनी सोच न बदले। एक मर्द को ये बहुत अच्छा लगता है जब उसकी औरत पहल करती है। ये किसी बेजान लकड़ी के टुकड़े के साथ रहने से कहीं बेहतर है। अगर वो रोल प्ले और बाकी सब कुछ भी करना चाहे तो ये और भी बेहतर होगा। इसके बारे में सोचते ही मैं उत्साहित हो रहा था। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम्हारा पति तुम्हें वैसे ही प्यार करता है जैसी तुम हो, मैंने जल्दी से कहा। लियू यिन मुस्कुराई। तो मर्दों को सचमुच ही अच्छा लगता है जब औरतें पहल करती हैं। मैंने उस चंचल औरत को अपनी बाहों में भर लिया। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अपना आपा खो दूंगा? वो और भी जोर से हंसी। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगी। हमारे दिन सादे और प्यारे थे। जल्द ही लियू यंगना के प्रसव काल से बाहर आने का समय हो गया। मैं रात के खाने की मेज़ साफ कर रहा था, तभी मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने उसे देखने के लिए फ़ोन उठाया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये लियू यी बाओबेई के मुख्यालय से एक बैंक ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन था। मैंने जल्दी से रकम गिनी। ये 137 मिलियन युआन से भी ज्यादा था। हे भगवान, मैंने हैरानी से कहा। तो लियू ये बाओबे हर 3 महीने में डिविडेंड देता था और साल के आखिर में एक फाइनल डिविडेंड भी। मेरे 20% शेयरों की कीमत 100 मिलियन युआन से भी ज्यादा थी। बच्चों का ये बाजार सचमुच बहुत फायदेमंद था। मैंने अपना फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था। मैं इतना ज़्यादा उत्साहित था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। ठीक उसी समय मेरे ससुर वहां आ गए। मुझे पागलों की तरह मुस्कुराते हुए देखकर उन्होंने पूछा, चिन, तुम इतनी खुश क्यों हो? मैंने तुरंत अपना फ़ोन उनके हाथ में दे दिया। देखिए, ये मेरा डिविडेंड है। ये तो बस आधे साल का है और साल के आखिर में एक फाइनल डिविडेंड भी मिलेगा। मेरे ससुर ने जब मेरे फ़ोन की तरफ देखा तो उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मेरी कंपनी की कीमत तो बस कुछ 100 मिलियन युआन ही है और तुमने एक ही बार में 100 मिलियन से भी ज़्यादा कमा लिए। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। बहुत बढ़िया, तुमने सचमुच अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने ज़ोर से मेरे कंधे पर थपथपाया। पिताजी, मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए। मैं आपको कुछ पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आपकी कंपनी को इस समय पैसों की ज़रूरत है। उन्होंने जल्दी से अपने हाथ हिलाए। नहीं, तुम ये पैसे बच्चों को पालने के लिए अपने पास रखो। तुम्हारे पिताजी के पास पैसे हैं। पिताजी, ये आपके बेटे की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। कृपया इसे ले लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके बेटे के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जब हम बहस कर रहे थे तभी मेरी सास वहां आ गई। तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? तुम लोग बच्चों को जगा दोगे। माँ, मैं पिताजी को कुछ पैसे देना चाहता हूँ, लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। क्यों? क्या तुम्हारी लॉटरी लग गई? मैंने उन्हें अपना फ़ोन दिखाया। माँ देखिए, मुझे अभी अभी अपनी कंपनी से डिविडेंड मिला है। ये 10 करोड़ युआन से भी ज़्यादा है। क्या आपको नहीं लगता कि पिताजी को 1 या 2 करोड़ देना मेरे लिए सही रहेगा? बच्चों को पालने के लिए मुझे इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरी सास भी मेरे फ़ोन पर लिखे आंकड़े देखकर हैरान रह गई। अरे बाप रे, बेटे तुम तो बहुत अमीर हो। अजी सुनिए, आपका बेटा आपको पैसे देना चाहता है तो आपको ले लेने चाहिए। ये उसकी तरफ से बड़ों के प्रति उसका फ़र्ज है। ये जानकर कि ये पैसे मेरी कंपनी के डिविडेंड से आए थे, मेरी सास ने मना नहीं किया। माँ, मैं सबसे पहले आपको 1 करोड़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ।
मैंने तुरंत उन्हें 1 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए और फिर अपने ससुर का अकाउंट नंबर लेकर उन्हें भी 1 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए। फिर मैंने लियोइना को ढूंढा और उसे एक ही बार में 3 करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए। इसमें से 1 करोड़ उसके लिए थे और 2 करोड़ उसके माता पिता के लिए। जब उसने देखा कि उसके अकाउंट में 3 करोड़ जमा हो गए हैं तो वो हक्की बक्की रह गई। अजी, तुमने अचानक मुझे इतने सारे पैसे क्यों ट्रांसफ़र कर दिए? मैंने उसे अपने फ़ोन पर आया नोटिफिकेशन दिखाया। अजी, तुम्हारे पति ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, कंपनी ने डिविडेंड दिया है। लियोइना आखिरकार शांत हुई और बोली, धन्यवाद प्यारे। होस्ट ने एक खास मिशन शुरू किया है, पूरे परिवार को पैसे देना। इनाम डायमंड फैमिली ज्वेलरी सीरीज का पूरा सेट, जिसकी कुल कीमत 999 मिलियन युआन है। उसी पल डायमंड फैमिली का एक सुपर वीआईपी मेंबरशिप कार्ड अचानक मेरे हाथ में आ गया। मैं हैरान रह गया। वो कार्ड शुद्ध सोने का बना था। मैंने लियोइना की तरफ मुड़कर कहा, प्यारे, आज रात कहीं चलते हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। क्या? तुमने अभी अभी मुझे एक विला दिया है, तुम्हारे पास एक और तोहफा है? बस मेरे साथ चलो। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा तोहफा। मुझे नहीं पता था कि डायमंड फैमिली मुझे किस तरह की हीरे की ज्वेलरी देने वाली थी, इसीलिए मैंने बस उसे एक छोटा सा तोहफा कह दिया। ठीक है, मैं तैयार होकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। लियोइना जल्दी से कपड़े बदलने के लिए वॉक इन क्लोजेट में चली गई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पुराने कपड़ों में से कोई भी उसे फिट नहीं आ रहा था। उसे अपनी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों के कुछ कपड़े ढूंढने पड़े। थोड़ी देर बाद मैंने दरवाजे के बाहर से पूछा, प्यारे, क्या बात है, इतनी देर क्यों लग रही है? लियोइना ने झिझकते हुए कहा, मेरे पुराने कपड़े अब मुझे फिट नहीं आते। मैं सिर्फ वही कपड़े पहन सकती हूँ जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में पहने थे। मेरा वजन लगभग 20 पाउंड बढ़ गया है और मेरी पिंडली भी उन कपड़ों में फिट नहीं हो पा रही है। वो थोड़ी उदास हो गई है याद करके कि एक समय उसका वजन सिर्फ 90 पाउंड था। मुझे माफ़ करना प्यारे, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं। हम बाद में कपड़े खरीदने जा सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ पहले कभी शॉपिंग पर नहीं गया हूँ। तुम जो चाहो खरीद सकते हो, ठीक है? जल्दी हम शेंजन के सबसे बड़े मॉल मिंगफा में पहुंच गए। पहली मंजिल पर हमें डायमंड फैमिली का काउंटर मिला। एक सुंदर महिला सेल्स असिस्टेंट हमारे पास आई। नमस्ते, आप क्या देखना चाहेंगे? मैंने गोल्ड कार्ड काउंटर पर रख दिया। मैं यहाँ अपनी ऑर्डर की हुई ज्वेलरी लेने आया हूँ। गोल्ड कार्ड देखकर सेल्स असिस्टेंट हैरान रह गई। उसने तुरंत कार्ड उठा लिया। जी सर, मैं अभी जाकर मैनेजर को बताती हूँ। वो वहाँ लगभग 5 सालों से काम कर रही थी, लेकिन उसने पहले कभी गोल्ड कार्ड नहीं देखा था। ये कार्ड सिर्फ उन ग्राहकों को दिया जाता था जो 500 मिलियन युआन से ज़्यादा खर्च करते थे। वो तेजी से पीछे गई और मैनेजर को बुला लाई। मैनेजर मिस्टर लियू भी कार्ड देखकर हैरान रह गए। नमस्ते सर मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं यहाँ कुछ लेने आया हूँ। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम ये चेन है। मैंने कुछ समय पहले ही डायमंड सीरीज का पूरा सेट ऑर्डर किया था और मैं उसे लेने आया हूँ। मिस्टर लियू और भी ज़्यादा हैरान रह गए। वो अभी अभी हेडक्वार्टर में एक मीटिंग से लौटे थे जो ठीक इसी सीरीज़ के बारे में थी जिसे किसी ने ऑर्डर किया था। मीटिंग में जिस नाम का जिक्र हुआ था वो ये चेन ही था। गोल्ड कार्ड देखकर उन्हें मेरी पहचान के बारे में लगभग पक्का यकीन हो गया था। मिस्टर ये, मुझे बहुत अफसोस है, मैं पहली बार में आपको पहचान नहीं पाया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कहा। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, मिस्टर लियू ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि आप आज पूरा सेट ले जाना चाहते हैं और हम तो बस एक ब्रांच हैं, इसलिए हमें इसे हेडक्वार्टर से मंगवाना पड़ेगा। इसमें लगभग आधा घंटा लगेगा। आपको और इस महिला को इंतज़ार करवाने के लिए मुझे बहुत अफसोस है। वो बहुत ही इज्जत से पेश आ रहे थे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं आसपास थोड़ा घूम फिर लेंगे। जब सामान तैयार हो जाए तो आप मुझे बुला लेना। ये लियू यिन के साथ शॉपिंग पर जाने और उसके लिए कुछ कपड़े और बैग खरीदने का एक अच्छा मौका था। मिस्टर लियू को राहत मिली। वो इस बात को लेकर परेशान थे कि वो ग्राहक को ये स्थिति कैसे समझाएंगे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना मिलनसार और आसान स्वभाव का होऊंगा। उनसे समय पक्का करने के बाद मैंने अपना गोल्ड कार्ड वापस ले लिया और लियू यिन को एक कपड़ों की दुकान पर ले गया। उस ब्रांड का नाम OWA था, जिसका नाम डिज़ाइनर लीली यू के नाम पर रखा गया था। ये देखकर कि लियू यिन को वो पसंद आया, मैंने उसे कुछ कपड़े चुनने में मदद की, लेकिन जब उसने कपड़ों पर लगा प्राइस टैग देखा तो वो हैरान रह गई। हे भगवान, इस टी शर्ट की कीमत 3000 युआन से भी ज़्यादा है। ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है। हालांकि मैंने उसे करोड़ों रुपए दिए थे, फिर भी वो उन औरतों में से नहीं थी जो पानी की तरह पैसा बहाती हैं। भले ही उसका परिवार काफ़ी अमीर था, फिर भी वो आमतौर पर ऐसे कपड़े पहनती थीं जिनकी कीमत कुछ दर्जन या 100 युआन होती थी। वो महंगे कपड़े सिर्फ खास मौक़ों पर ही पहनती थी। मैंने उसकी आंखों में थोड़ी निराशा देखी। क्या ये खरीदना उसके लिए बहुत महंगा था? हनी, ये पहली बार है जब हम साथ में शॉपिंग कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये पसंद है तो चलो इसे खरीद लेते हैं, ठीक है? चिंता मत करो, तुम्हारे पति के पास पैसे हैं। लियू येना ने पलकें झपकाईं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इसके लायक है। 3000 युआन की एक टी शर्ट। हनी, अगर तुम्हें ये पसंद है तो हम इसे खरीद लेंगे। जिस चीज़ से तुम्हें प्यार हो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तुम्हें जो भी पसंद आएगा मैं वो सब खरीदूंगा।
लियू येना ने मेरी तरफ देखा। वो बहुत भावुक हो गई। धन्यवाद हनी। फिर उसने खुद को नहीं रोका। वो पैसे बचाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने कहा कि ये हमारी साथ में पहली शॉपिंग है तो उसने तय कर लिया कि उसे जो भी पसंद आएगा वो उसे खरीद लेगी। एक महिला सेल्स असिस्टेंट ने हमारी बातचीत सुनी और मुस्कुराते हुए हमारे पास आई। वाह मिस, आपके बॉयफ्रेंड आपके लिए कितने अच्छे हैं। मैंने तुरंत उसे ठीक किया। हमारी शादी हो चुकी है। ओह, मुझे बहुत अफसोस है सर। आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको इतनी खूबसूरत और नेक पत्नी मिली है। लियू येना इस बात से बहुत खुश थी कि मैंने सबके सामने ये बताया कि वो मेरी पत्नी है। वो शर्म से लाल हो गई और सेल्स असिस्टेंट को धन्यवाद कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। फिर सेल्स असिस्टेंट लियू येना को कपड़े दिखाने लगी। कुछ ही देर में लियू येना ने एक ड्रेस उठाई। हनी, क्या ये ड्रेस अच्छी लग रही है? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। तुम इसे पहनकर क्यों नहीं देख लेती, वरना तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हें फिट आएगी या नहीं? लियू येना ने सेल्स असिस्टेंट के उत्सुक चेहरे की तरफ देखा। ठीक है। सेल्स असिस्टेंट उसे फिटिंग रूम में ले गई और बड़े ही लिहाज से उसके लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने पहले ही उसके लिए बहुत सारे कपड़े चुन लिए थे, सभी बड़े साइज़ के। लियू येना ने आवाज़ दी, हनी एक सेकंड के लिए अंदर आओ। हाँ, तुम चाहती हो कि मैं फिटिंग रूम में आऊँ? मैं हैरान रह गया। दरवाज़ा पहले से ही खुला था, इसलिए मैं कपड़ों का ढेर लेकर अंदर चला गया। वो बहुत विशाल था। लियो येना मुझसे दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। हनी, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर सकते हो? मैं इसकी जिप बंद नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? जब मैंने उसकी जिप बंद कर दी तो वो मेरी तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, हनी, ये ड्रेस मुझ पर एकदम सही फिट हो रही है। मुझे थोड़ी चिंता थी कि शायद मीडियम साइज़ उसे फिट ना आए, लेकिन मैंने आखिर में उसके लिए लार्ज साइज़ ले लिया और वो एकदम सही निकला। उसने एक हल्की सी आह भरी। उसे याद आ रहा था कि जब वो स्मॉल और मीडियम साइज़ के कपड़े पहनती थी तब वो कितनी दुबली पतली हुआ करती थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसे कसकर गले लगा लिया। तुम बिल्कुल भी मोटी नहीं हो, बस तुम्हारे शरीर पर थोड़ा ज़्यादा मांस आ गया है और ये एकदम सही है। तुम कैसी दिखती हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम सच में वापस अपनी पुरानी शेप में आना चाहती हो तो मैं किसी ब्यूटी सैलॉन में तुम्हारे लिए वेट लॉस प्लान में तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा। डॉक्टर ने भी कहा था कि महिलाओं के लिए डिलीवरी के बाद शरीर की मरम्मत पोस्टमार्टम रिपेयर करवाना सबसे अच्छा रहता है, वरना ये उनके शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। लियो येना ने अपना सिर मेरे सीने पर टिका दिया। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगी, उसने धीरे से कहा। मैंने अपनी बात जारी रखी। आज हम तुम्हारे लिए ज़रूरत के सारे कपड़े खरीदेंगे, तुम्हें जो भी पसंद आए खरीद लेना। लियो येना ने सिर हिलाया और मेरे गाल पर एक किस किया। हनी, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। पगली, अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं बनूंगा तो फिर किसके लिए अच्छा बनूंगा? मैंने अपने दाहिने हाथ से उसके सिर को थपथपाया और उसे बड़े प्यार से किस किया। हम कुछ मिनटों तक फिटिंग रूम में एक दूसरे को किस करते रहे। लियो येना का दम घुटने लगा। उसने मुझे खुद से दूर धकेला और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उसने सांसों के बीच रुक रुक कर कहा। मैंने उसे उसकी सांसें काबू करने में मदद की। ठीक है, आराम से। अगली बार मैं तुम्हें थोड़ी कम देर के लिए किस करूँगा ताकि तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी ना हो। जब हमने अपने कपड़े ठीक से रख लिए तो हमने दरवाज़ा खोला और लगभग 40 मिनट तक और शॉपिंग करते रहे। मैंने जो कपड़े मुझे पसंद नहीं आए उन्हें एक तरफ रख दिया और सेल्स असिस्टेंट से कहा, बाकी सब मैं ले लूँगा। लियो येना ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन मैं ये सारे कपड़े नहीं पहन सकती। चलो बस कुछ ही सेट ले लेते हैं, इतने सारे खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, तुम हर दिन एक नया कपड़ा पहन सकती हो। लियो येना मुझसे और बहस नहीं कर पाई, इसलिए उसने सेल्स असिस्टेंट को उन दर्जन भर कपड़ों के सेट पैक करने दिया। सेल्स असिस्टेंट ने कीमत का हिसाब लगाया। नमस्ते सर, डिस्काउंट के बाद कुल कीमत 2,30,000 युआन है। मैंने आसानी से अपना कार्ड निकाला और उसे स्वाइप कर दिया। सेल्स असिस्टेंट ने मेरा कार्ड लिया और पेमेंट प्रोसेस कर दिया। पेमेंट सफल हो गया। जब सारे कपड़े पैक हो गए तो सेल्स असिस्टेंट हमें दरवाजे तक छोड़ने आई। उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। मुझे कभी ऐसा अच्छा आदमी कब मिलेगा। जैसे ही हम स्टोर से बाहर निकले सिस्टम की घंटी बजी। डिंग। बधाई हो होस्ट, तुमने बच्चों की माँ को खुश कर दिया है। इनाम एक चैरिटी गाला का टिकट। एक चैरिटी गाला, ये क्या होता है? मैं थोड़ा हैरान था कि सिस्टम मुझे इतनी सारी चीज़ें क्यों दे रहा था। क्या मुझे लियो येना के साथ हीरे के गहने भी ले जाने थे? तो फिर मुझे उसके पहनने के लिए एक गाउन भी ढूंढना पड़ेगा। यही सोचते हुए मैंने वे दर्जन भर शॉपिंग बैग उठाए और लियो येना के साथ डायमंड फैमिली स्टोर में चला गया। मैनेजर के अलावा हेडक्वार्टर से जनरल मैनेजर भी वहाँ मौजूद थे, साथ ही कई सिक्योरिटी गार्ड भी थे। आखिर वे लगभग 1 अरब युआन की कीमत वाले गहनों का एक सेट संभाल रहे थे। वे घबराते भी क्यों नहीं। हमें देखते ही वे दर्जन भर कर्मचारी तुरंत हमारे पास आ गए। नमस्ते मिस्टर ये, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। हम आपके ऑर्डर किए हुए हीरे के गहने ले आए हैं, कृपया उन्हें देख लीजिए।
जैसे ही मैं सामान देखने वाला था, एक बिन बुलाया मेहमान अंदर आ गया। वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ली आई हुई थी। उसने एक नौजवान का हाथ थाम रखा था और वो स्टोर के अंदर चली आई। अच्छे कपड़े पहने उस जोड़े को देखकर स्टाफ तुरंत गर्मजोशी से उनके पास गया। ली आईवे ने सेल्स असिस्टेंट की तरफ देखा और फिर अपनी उंगली की तरफ। मुझे अपनी सारी 1 कैरेट से ज़्यादा की हीरे की अंगूठियाँ दिखाओ। वो आदमी बस अपने फ़ोन को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ली आईवे ने पहले ही देख लिया था कि मैं वहाँ मौजूद हूँ और मेरे आसपास बहुत सारे लोग जमा है। ऐसा लग रहा था कि कुछ चल रहा था। उसने अपने बगल में खड़े आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया। वो आदमी हंस पड़ा। उसके परिवार के दिवालिया होने से पहले भी वो मेरे परिवार के मुकाबले कहीं नहीं टिकता था। ये आदमी हमारे स्कूल में एक जाना माना चेहरा था जिसका नाम गुओ मिंग था। उसके परिवार के पास कुछ अरब युआन की दौलत थी, लेकिन शांगचुंग में उन्हें बस तीसरे दर्जे का परिवार माना जाता था। जब उसने देखा कि मैं लियू यीना के साथ बैठा हूं, जो हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, तो वो तुरंत चिढ़ गया। वो लियू यीना के चाहने वालों में से एक था। ली आईवी ने देखा कि उसका बॉयफ्रेंड परेशान है और पूछा, क्या बात है? गुओ मिंग ने नाक भौं कोड़ी। कितनी बदकिस्मती है, ये कियान के साथ जो औरत है वो लियू यीना है। ली आईवी को कोई हैरानी नहीं हुई। मैंने सुना है कि वे बच्चा पैदा करने के लिए छुट्टी पर थे। मुझे नहीं पता कि वे एक दूसरे के साथ कब आए। मैंने उससे 1 साल से भी कम समय पहले रिश्ता तोड़ा था और उनका बच्चा भी हो गया। गुओ मिंग गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सालों से लियू यीना के पीछे पड़ा था और उसे उसके साथ एक बार खाना खाने का मौका भी नहीं मिला था। फिर भी मुझे वो इतनी आसानी से मिल गई। भला उसे गुस्सा क्यों ना आता? वो ली आईवेई के साथ हमारी तरफ चल कर आया। ली आईवेई की चाल कामयाब हो गई थी। ये चैन बहुत दिनों बाद मिले, ली आईवेई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसने लियू यीना की तरफ देखा भी नहीं। मैंने बस उनकी तरफ एक नज़र डाली और उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। जब जनरल मैनेजर ने उन्हें देखा तो वो चौकन्ना हो गया। सिक्योरिटी गार्ड भी तैयार हो गए। सबसे पहले लियू यीना ही बोली, गुओ मिंग, क्या ये तुम हो? जब मैंने सुना कि लियू यीना लियू या के बॉयफ्रेंड को जानती है तो मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। लियू यीना ने मेरे कान में फुसफुसाया। गुओ मिंग 3 साल तक मेरे पीछे पड़ा रहा। उसने पिछले 2 महीनों में ही मुझे मैसेज भेजना बंद किया है। मुझे लगता है कि अब वो ली आईवेई के साथ है। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, समझा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पैसे उड़ाने की हिम्मत कर रहे हो। ये चैन, तुम्हारा परिवार लगभग दिवालिया हो चुका है और फिर भी तुम यहाँ आने की हिम्मत करते हो। ली आईवेई की तिरस्कार भरी आंखों ने सब कुछ कह दिया। जनरल मैनेजर और बाकी लोगों ने देखा कि वे एक दूसरे को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें बात करने से नहीं रोका। उन्होंने बस चुपचाप वो सुंदर सेफ बंद कर दी। लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा, ये दोनों लोग कितने बदतमीज हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं। गुओ मिंग ने जब देखा कि उसकी देवी उससे बात कर रही है तो वो मुस्कुराया। मैं तो बस अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ कुछ चीज़ें खरीदने के लिए लाया हूँ। हाँ, युवा मालिक गुओ मुझे यहाँ एक बड़ी हीरे की अंगूठी दिलाने लाए हैं। उन कुछ लोगों की तरह नहीं जो 2 साल तक रिश्ते में रहे और मुझे कभी एक अंगूठी भी नहीं दी। मैंने बस धीरे से कहा, हाँ, मैंने तुम्हें कभी बड़ी हीरे की अंगूठी नहीं दी, लेकिन जो बैग तुम अभी पकड़े हुए हो वो मैंने ही तुम्हें दिया था। उसकी कीमत 1 लाख युआन से ज़्यादा थी। ली आईवेई का शरीर गुस्से से कांप उठा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये बैग मैंने खुद खरीदा है। मैंने बस नाक से कोड़ी और कुछ और नहीं कहा। ली आईवेई के माता पिता तो बस फल बेचने वाले थे। उनके लिए इतना महंगा बैग खरीदना नामुमकिन था। मैं अब उससे और बहस नहीं करना चाहता था। एक अच्छा आदमी औरत से बहस नहीं करता, लेकिन ली आईवेई मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ जिन्हें पता है कि उनका परिवार दिवालिया हो चुका है, फिर भी वे अमीर होने का दिखावा करते हैं। तुम हमारी कैंपस बैले के लिए बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदना चाहते हो? क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है? लियू यीना अब और चुप नहीं रह सकी। मिस ली, हमारे काम से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अपनी बड़ी हीरे की अंगूठी खरीदनी है तो कृपया जाकर खरीद लीजिए। हमारे रास्ते में मत आइए। तुम्हारे रास्ते में आऊं? ली आईवेई और भी ज्यादा इतराने लगी। देखते हैं कि तुम यहाँ कौन सा बड़ा काम कर रहे हो। गुओ मिंग चुपचाप खड़ा रहा। वो देखना चाहता था कि मैं कौन सी चाल चल रहा हूँ। मैंने लियू यिंग को पीछे खींच लिया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी इस मामले में फंसे। ली आईवेई मुझे ही निशाना बना रही थी। जनरल मैनेजर को आखिरकार समझ आ गया कि माजरा क्या है। ये उसकी एक पुरानी गर्लफ्रेंड थी जो परेशानी खड़ी कर रही थी। उसने तुरंत ली आईवेई से कहा, मैडम, अगर आपका हमारे स्टोर में कुछ खरीदने का इरादा नहीं है तो कृपया यहाँ से चली जाएं। हमारे ज़रूरी ग्राहक को परेशान ना करें। ली आईवेई ने उसकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम कौन होते हो किसी ग्राहक को बाहर निकालने वाले? मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं डायमंड फैमिली के हेडक्वार्टर से भेजा गया जनरल मैनेजर हूँ। मैं यहाँ मिस्टर ये को सामान पहुँचाने आया हूँ। ली आईवेई और गुओ मिंग थोड़े हैरान रह गए। उन्होंने जनरल मैनेजर और काउंटर पर रखे सेफ तिजोरी की तरफ देखा। मैडम, क्या आप कुछ खरीदने वाली हैं? जनरल मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा किया। मैंने कहा, ये बस दोस्त हैं, अगर ये यहाँ रुकना चाहते हैं तो इन्हें देखने दो। जनरल मैनेजर ने सिर हिला दिया। जब बड़े बॉस ने खुद कह दिया था तो उसके पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को पीछे हटने का आदेश दिया। ली आईवेई ने ताना मारते हुए कहा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुमने ऐसा क्या खरीदा है जिसे पहुँचाने के लिए जनरल मैनेजर को खुद यहाँ आना पड़ा। उसे कभी यकीन नहीं होता कि मेरे पास गहने खरीदने के लिए इतने पैसे हो सकते हैं। मैंने उन दोनों को नज़रअंदाज कर दिया। मैंने कहा, मैनेजर साहब, कृपया इसे खोलिए।
मुझे घर जाकर अपने बच्चों से मिलना है, इसलिए मुझे थोड़ी जल्दी है। सबकी नज़रें उस सेफ पर टिक गईं। मैं भी बहुत उत्साहित था। यह हीरे के गहनों का एक ऐसा सेट था जिसकी कीमत लगभग 1 अरब युआन थी। जनरल मैनेजर ने धीरे से अपने दस्ताने पहने और बड़ी सावधानी से उस सेफ को खोला। उसने साटन के कपड़े में लिपटी हुई एक चौकोर गहरे लाल रंग की डिब्बी बाहर निकाली और उसे मेरे सामने रख दिया। फिर उसका ढक्कन उठाया। डिब्बी के अंदर हीरों का एक बेहद चमकदार और रंग बिरंगा हार रखा हुआ था। जनरल मैनेजर ने उसके बारे में बताना शुरू किया। हीरों का ये पूरा सेट दुनिया के मशहूर ज्वेलरी डिज़ाइनर मिस्टर एनिमंसन ने डिज़ाइन किया है। इस हार की कीमत 360 मिलियन युआन है। अब तक बने सभी हारों में से ये सबसे महंगा हार है। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, लियू यूना समेत वहां मौजूद बाकी सभी लोग हक्के बक्के रह गए। हे भगवान, सिर्फ एक हार की कीमत 360 मिलियन है। ये तो यहाँ मौजूद बाकी सभी गहनों की कुल कीमत से भी कहीं ज़्यादा महंगा है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जनरल मैनेजर ने सेफ से एक और बॉक्स निकाला और उसे हमारे सामने खोल दिया। ये उसकी मैचिंग अंगूठी है। इसका मुख्य हीरा बैंगनी गुलाबी रंग का है, जिसका वजन 16.3 कैरेट है। इसकी कीमत 240 मिलियन युआन है और ये पूरी दुनिया में अपनी तरह का इकलौता हीरा है। फिर उन्होंने मैचिंग झुमके और ब्रेसलेट निकाले और एक एक करके उन्हें खोला और हर हीरे की शुद्धता के बारे में बताया। आखिर में उन्होंने कहा, हीरे के इस पूरे सेट की कुल कीमत 990 मिलियन युआन है। मिस्टर, ये कृपया इसे देख लीजिए। फिर उन्होंने हार उठाया और मुझे थमा दिया।